नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पीसीएस लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो या जो ग्रुप सी लेवल के या ग्रुप डी लेवल के, इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, बिहार में जो सीजीएल होता है या नॉर्मल जो सीजीएल है पूरे देश का, वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, टीआरई का एग्ज़ाम हो या जो एईडीओ का एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, टीचर का एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए हम प्रॉपर तरीके से जीएस कवर कर रहे थे। तो जीएस कवर करते हुए मैं आपको बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा रहा था, उसमें मैंने 2 वीडियो पढ़ा दिए, जो कि बहुत मतलब कि जो सेल का जो बैकग्राउंड होता है और जो हमको सिलेबस में अपने पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी कि क्या-क्या हमको पढ़ना है, सिलेबस जान लिया। उसके बाद हम कवर कर रहे थे अपनी जो पहला चैप्टर उसका था कोशिका। तो कोशिका हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने जो कोशिका के ऑर्गन होते हैं या जो जिसको कोशिकांग बोलते हैं ना, उसमें मैं आपको बता रहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। देखो, मैं ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा, ये मैं पीडीएफ के रूप में इतनी सारी आपको जगह छोड़ के दे रहा, इधर भी इतना मार्जिन क्यों छोड़ रहा? वो इसलिए कि देखो, मैंने तो सब जगह से जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो एनसीईआरटी से हों या जो क्या कहते हैं, जो मैगज़ीन आती हैं घटना चक्र की या घटनासार की या जो ये लूसेंट है, वहाँ से सारी चीज़ों को तो कवर कर ही लिया है अपने हिसाब से। फिर भी पढ़ाई के दौरान या बोलने के दौरान बहुत सारे ऐसे फैक्ट आते हैं, जो आपके लिए लाभप्रद हो सकते हैं। इसकी वजह से मैंने इतना मार्जिन रखा कि आपको 50 कॉपी बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही कॉपी में आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी का या किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार हो, जिससे लास्ट टाइम में रिवीज़न करने में आसानी हो, भटकाव ना हो। ये लगे कि हाँ, मेरी एक कॉपी है, इसको अगर मैं पूरा कर लेता हूँ, तो मेरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से चाहे मॉडर्न इंडिया हो, चाहे मतलब कि ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब इस तरीके से आप नोट्स बना के करते हैं ना, तो जो लास्ट टाइम होता है उसमें इतना रिलैक्स फ़ील होता है। आपको वो जो लास्ट टाइम में घबराहट होने लगती है ना बच्चों को कि सर कुछ भी कवर हो नहीं रहा है, तो उन सब चीज़ों से छुटकारा तभी मिलता है जब आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होता है। और फिर ऐसा नहीं कि ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए तो उसके बाद आपको लिखना नहीं है। मैं बता रहा एकदम मतलब कि जो ईमानदारी से बता रहा। अब जितनी चीज़ें मैं बता दूँ आपको, उसके बाद क्या करना है, इसी को शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको थोड़ा-थोड़ा अपना जो मतलब कि जैसे इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अब मैं जब मान लो कि कोशिका बता रहा, तो कोशिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहा, तो जो आपको याद हो, उसको तो छोड़ते जाओ और जो ना याद हो उसका भी सिनॉप्सिस बनाते जाओ। जिससे क्या हो, लास्ट टाइम में रिवीज़न करने में आसानी हो और जो मतलब कि भूलने वाली चीज़ें हों, वो आपको रिकॉल होती रहें, ठीक है? तो यही बायोलॉजी में पढ़ा रहा था, 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं, उनको जो आप लोग देखते रहिए। और आज से हम लोग जो कोशिकांग हैं, देखो कोशिका जो होती है, मैंने आपको बताया कि जो किसी भी जीव की जो संरचनात्मक, कार्यात्मक मूलभूत जो इकाई होती है, वो कोशिका होती है। कोशिका जो है एक मतलब कि बाहरी आवरण से ढकी रहती है। उस बाहरी आवरण को जो गोलाकार जैसे गोले जैसे संरचना है ये कोशिका है, ये बाहरी आवरण है इसका। तो ये बाहरी आवरण को मैंने सेल मेम्ब्रेन बोला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, या अगर एक एक्स्ट्रा आवरण है, अगर प्लांट सेल है तो उसमें बोल देते हैं सेल वॉल बोला। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे जो है, एक ये जो गोलाकार संरचना पाई जाती है, इसको हम बोल देते हैं केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी गोलिका जैसी संरचना और पाई जाती है, उसको हम बोल देते हैं केंद्रिका। ठीक है? तो ये आप समझते जाओ, ये केंद्रिका बोल देते हैं। इसी केंद्रिका के बगल में जो केंद्रक है, मतलब केंद्रक के अंदर ही जो लिक्विड है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो का मतलब है केंद्रक और केंद्रक का द्रव्य, तो न्यूक्लियोप्लाज्म इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। और यहीं पे जो मतलब कि केंद्रक है, इसी में अंदर पाया जाता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखो ये हिस्सा बचा ना, तो इस हिस्से में क्या है आखिर? कोशिका तो इसी तरीके की संरचना है, तो इस हिस्से में क्या है? इस हिस्से में भी द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब अविकसित कोशिका है, तो उसमें ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो न्यूक्लियर के ऊपर झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये नहीं पाई जाती। इसकी वजह से वो न्यूक्लियस भी नहीं मतलब कि विकसित हो पाता, और जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस का जो लिक्विड है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म हमने बोला, और ये जो लिक्विड है जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तब उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी जब ये तो हम पढ़ रहे हैं जो
पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, मतलब कि एक विकसित कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, यही तो बता रहा मैं आपको। तो इसमें क्या है, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, राइबोसोम हो गया, ये इस तरीके प्लास्टिड हो गया प्लांट सेल में। इस तरीके के बहुत सारे सेल के ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको ऑर्गेनली बोलते हैं। वही चीजें हम पढ़ रहे थे। तो इसको पढ़ाते हुए मैंने आपको बाहरी आवरण आपको कवर करवा दिया। उसके बाद अंदर का एक जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका क्या कार्य होता है, उसकी खोज किसने की, उसका जो फंक्शन पूरा का पूरा, मैंने जितने भी सवाल उससे बन सकते हैं ना, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। उसके बाद मैं कह तो रहा कि आप सवाल लाओ ना, कि कहाँ से सवाल लाते हो नए, वो सवाल लाओ कमेंट करो, तब मैं देखूं कि आपको मतलब कि अगर उतना करने के बाद आपका सवाल ना बने तब बताओ, लेकिन प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तभी सवाल बन पाएंगे। चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें कर ली मैंने। देखो आज का जो हमारा जो पहला ऑर्गेनली है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है, मैं आपको जो बताया था कोशिका है, ये कोशिका है, इसी कोशिका के अंदर एक केंद्रक है। तो केंद्रक के पास से बहुत सारी जुड़ी हुई ऐसे करके संरचना पाई जाती है इस तरीके से, जो कोशिका को एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है। और ऐसा लगता है कि कोशिका में जाल जैसा बिछा हुआ है। इसी जाल जैसी संरचना को जो क्या काम करती है कि जो ये जो झिल्ली जैसी संरचना है जाल जैसी, इसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदब्बी जालिका। अब ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये कोशिका का स्केलेटन है, मतलब कि कोशिका का पूरा अंदर ढांचा बना हुआ है, अंदर की चीजें को कोशिका से जोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन ऑफ कोशिका बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। अब इसके विषय में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बनती है वो समझ लो, तब मैं इसका कार्य बता देता हूं। देखो ये केंद्रक है, ये कोशिका का पूरी की पूरी संरचना है। देखो ऐसे कोशिका बनी है, यहाँ पे केंद्रक है, केंद्रक से जुड़ी हुई है जो संरचना इस तरीके की है, प्रॉपर तरीके से इसका शेप इसी तरीके का होता है जिस तरीके से मैंने बना के इसमें आपको दिखाया है। अब यहाँ पे जो ऐसी ऐसी संरचना जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ से जाके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां तक जुड़ी होती है। पूरे के पूरे जो कोशिका होती है उसको केंद्र से ये जोड़े रखती है। तो इसमें क्या है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो भाग में होता है। दो भाग का मतलब क्या है, एक तो ये खुरदुरे टाइप की इसकी जो संरचना है, यहाँ पे जो देखो खुरदुरा टाइप का बनाया है ना मैंने, तो ये खुरदुरा टाइप का होता है। अब एक होता है स्मूथ टाइप का। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो भाग में बांटते हैं, तो एक जो है खुरदुरा वाला भाग हो जाता है जिसको RER बोलते हैं, और एक हो जाता है स्मूथ या SER बोल देते हैं। तो RER का क्या मतलब है, RER का मतलब ये है, इसका फुल फॉर्म जान लोगे तो आप अपने आप जान जाओगे कि इसका मतलब है कि राइजोजोम मतलब कि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्यों इसको इस तरीके से बोल देते हैं, ये राइबोसोम कह लो, या तो फिर क्योंकि ये खुरदुरा है तो इसको रफ कह लो। तो इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये यहाँ पे राइबोसोम जो है अटैच है, और यहाँ पे जो राइबोसोम है वो अटैच नहीं है, तो जिसकी वजह से खुरदुरा नहीं हो पाता, इसलिए इसको बोल देते हैं ये स्मूथ तरीके का है। तो इसको बोल देते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब कुछ अच्छे से समझना है। अब देखो जो ये RER होता है जिसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करता है, ये जो है ये राइबोसोम, इससे जो ये जो मैं खुरदुरा खुरदुरा चीज जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये राइबोसोम है जो इसमें जुड़ गए हैं। तो ठीक है, तो RER में जो है राइबोसोम जुड़े होते हैं, और यही राइबोसोम RER के साथ मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका के किस हिस्से में होता है, तो RER जो हिस्सा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर RER बनाते हैं, और वही चीज जो है प्रोटीन बना देती है। तो दिमाग में ये रखना है। अब SER क्या करता है, ये तो प्रोटीन बना दिया, SER क्या करता है, इसमें तो राइबोसोम है नहीं जो प्रोटीन बनाए। तो ये क्या करता है, जो SER है ये विदाउट राइबोसोम होता है, और ये वसा का, लिपिड का, फैट का निर्माण करता है। तो ये काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दो काम हो गए, आप दोनों काम समझ गए। एक तो ये कोशिका को ढांचा प्रोवाइड कर रहा, उसका स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा, और दूसरा काम इसका ये है कि ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा और फैट का निर्माण कर रहा। जो संरचना RER मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की राइबोसोम से जुड़ जाती है वो रफ हो जाती है और वो प्रोटीन बनाती है। जो रफ नहीं हो पाती, जो राइबोसोम से नहीं जुड़ पाती, वो SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और वो फैट या
जो है लिपिडिक जो एक ही बात है वो बनाती है। समझ गए आप? अब इससे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वो भी तो समझ लो। मैंने आपको समझा दिया, अब सवाल किस तरीके के हैं। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? कुछ भी पूछ सकता है भाई। बिहार में भी आपने देखा कि खोज किसने की, वेस्कुलर टिश्यू की खोज किसने की, बहुत सारी इस तरीके के भी सवाल बन जाते हैं। तो उनको छोड़ना नहीं है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूं और फिर फैक्ट के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़े, सब कुछ मैं यहीं पे दे दूंगा, ठीक है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी खोज किसने की? कीथ आर पोल्टर नामक वैज्ञानिक थे, इनकी खोज की। काम इसका क्या है मैं बता चुका हूं, प्रोटीन और वसा का निर्माण। इसको साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं, सेल का ढांचा भी कहते हैं, क्योंकि सेल को बांधे रखता है कि सब ऑर्गेनली अपनी जगह पे सेट रहे, ठीक है। लीवर सेल में संख्या ज्यादा, मतलब कि इनकी संख्या जो है लीवर सेल में, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इसलिए लीवर सेल में ये ज्यादा प्रोटीन की और वसा के को निर्माण करने वाली संरचना जो है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ लीवर में जो सेल है, सेल तो सब जो हमारी बॉडी है उसके सब भाग में सेल है ना। हमारा पूरा का पूरा शरीर का ढांचा ही सेल से बना हुआ है। ये हाथ है, बाल है, मुंह है, कोई भी हिस्सा जो है वो सबसे छोटे पे जाओगे तो वो किस चीज से मिलके बना है? तो वो सेल से बना है। तो वो जो लीवर की सेल है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो है ईपीआर पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। काम क्या है लीवर का? डिटॉक्स करना, आपको जो है रोग मुक्त करना, या उसको क्या कहते हैं, डिटॉक्स का क्या मतलब? विषाणु जो रोग रहित करना। मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ, जैसे डिटॉक्स का क्या मतलब है? डिटॉक्स का मतलब यही कि अगर कुछ टॉक्सिक मटेरियल है ना तो उसको हटाना, उसको बोलते हैं डिटॉक्स करना, ठीक है। और समझो, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक झिल्ली संरचना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। यह केंद्रक झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक पाई जाने वाली नलिकाओं का जाल है जो आपस में जुड़ा रहता है। सब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताते हुए सारा चीज बता दिया। अब ये देखो, दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं आरईआर। आरईआर का मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एक अक्षर बताता चल रहा है, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा, सामने रख के सुन लेना, एक बार में याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं खुरदुरी ईआर, खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों की तरह समझा रहा है, अब इसके बाद भी नहीं याद होता तो मेरी मतलब की कमी नहीं है, ठीक है। इसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं। ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एसीआर स्मूथ या चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शरीर राइबोसोम से नहीं जुड़े होते हैं और ये वसा का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना। ये जो ईआर होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अंतःकोशिकीय परिवहन, इंट्रा ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था का निर्माण करते हैं, या इंट्रा मेम्ब्रेन सिस्टम, अंतः झिल्ली तंत्र का निर्माण करते हैं। जो मैंने यही बताया, जो प्लाज्मा मतलब कि साइटोस्केलेटन वाली बात है, या जो मतलब कि अंतःकोश की परिवहन का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई परिवहन का काम कौन करेगा? ये अगर सेल है और यहाँ पे ये इस तरीके से नलिका युक्त संरचना है, तो जो भी पदार्थों का आवागमन है इन्हीं के माध्यम से तो हो रहा। समझ गए ना? बाकी लिक्विड भरा है तो इनके माध्यम से जो है पदार्थों का आवागमन होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये अंतःकोशिकीय परिवहन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये यातायात का प्रबंधक जो होता है वो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाता, वो गोल्गी बॉडी होता है। तो मैं यहाँ से एक जगह से चीजें जो दूसरी जगह जाती हैं उनको, अगर जो इंट्रा सेलुलर जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? ये ईआर करता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये संरचना मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी, इसके बाद आपको भूलने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अब आओ, हमारी दूसरी जो संरचना है उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है? देखो, अब ये भी कोशिका का अंग है, कोशिकांग है। अब ये इस तरीके की कोशिका है, उसमें बहुत, यहाँ पे हमारा केंद्रक है और इस तरीके से बहुत सारी जो है संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके विषय में थोड़ी फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन फिर ले लो। इसको बोलते हैं गोल्गी ऑपरेटस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो खोज की है, ये गोल्गी, इसकी खोज खोज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं किया, हाँ है तो, कैमिलियो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की है। इसकी वजह से इसका नाम उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा, गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय या गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है। ये लार्जेस्ट मतलब कि जो सेल है ना उसका सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये मतलब कि कोशिका के बहुत सारे जो अंग पाए गए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें सबसे बड़ा है। तो आपसे पूछ ले कि गोल्गी बॉडी या कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि ये गोल्गी बॉडी होता है। कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधक ये कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। केंद्रक के पास होता है। ये कैसे करता है अभी बता रहा। देखो,
कोशिका की श्रवण सिक्रेटिंग एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं इसको, किसको? गोल्गी बॉडी को। और ये काम किस तरीके से करता है? ये एंजाइम के द्वारा करता है। ये जो ग्लाइकोलिपिड है उसका भी निर्माण करता है। अब ये जो गोल्गी बॉडी है सब बता रहा, अभी जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे कि ये काम जो है झटके में बता के निकलता जा रहा, नहीं, अभी सब बता रहा। बस एक बार ये जो फैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन इसको पढ़ दूं जिससे आपके दिमाग में ये भी जाती रहे। देखो, जो गोल्गी बॉडी है ना, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, मतलब हमारे जानवरों में, इन सब के सेल में ये पाई जाती है। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो प्लांट सेल है ना, जो पौधों की सेल है ना, उसमें ये गोल्गी बॉडी नाम की संरचना नहीं पाई जाती है। इसी से जुड़ती हुई दूसरी संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो ठीक है, तो गोल्गी बॉडी जो है पौधों में नहीं पाई जाती है, और इसी का जो छोटा रूप है विशेषकर पादप कोशिकाओं में और कुछ जंतुओं में, जो मतलब कि बहुत छोटे जंतु होते हैं, या मतलब कि जिनमें पौधे और की हैं कि मतलब कि पेड़ हैं कि जंतु हैं, जो स्पष्ट नहीं हो पाता, बहुत शुरुआती जो जीव होते हैं उनमें, कुछ जंतुओं में शैवाल हो गए या तो बैक्टीरिया कुछ हो गए, उनमें जो पाया जाता है उनमें डिक्टियोसोम यूनिट, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो उनमें जो मतलब कि यूनिट गोल्गी बॉडी जो पाई जाती है उसको गोल्गी बॉडी नहीं कहते हैं, उसमें उसी का छोटा एक रूप पाया जाता है जिसको हम डिक्टियोसोम कह देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो गोल्गी बॉडी है इसका निर्माण जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ईआर द्वारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए पदार्थों का संग्रहण, बदलाव और पैकेजिंग, या पैकेजिंग का मतलब संवेष्टन करना, और यह प्रोटीन और वसा को लक्ष्य तक स्रावित करता है, इसलिए इसके कोशिका का मुख्य स्रावी अंग कहते हैं। देखो, अब बता रहा कि ये काम क्या करता है। जो ईआर है, ईआर क्या काम करता है? ईआर जो मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, उसने क्या काम किया? उसने वो काम किया, प्रोटीन और वसा का निर्माण कराया। वसा और प्रोटीन तो बन गई। अब भाई पूरे कोशिका को पहुंचना भी तो है, बन जाने से ही तो सारा काम हो नहीं जाता। तो उसको जो प्रोटीन और वसा है, इसको दूसरे जगह पर जहां पे मतलब की जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। यही गोल्गी बॉडी ये काम करती है। और ये किस तरीके से काम करती है? ये कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और वही एंजाइम जो है प्रोटीन और जो ये फैट है, इसको क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, और उसको कोशिका के मतलब कि एडॉप्टेशन के हिसाब से चेंज करते हैं, उसको पैकेज करते हैं, जिससे फिर ये दूसरे जगह पे जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि ये जो प्रोटीन है और वसा को लक्ष्य तक स्रावित करता है, इसीलिए इसको मुख्य स्रावी अंग कहते हैं कोशिका का। ठीक है, ये आप समझ गए, ये गोल्गी बॉडी का काम होता है। जो यहाँ पे सिक्रीसिंग, आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका की श्रवण इकाई या पैकेजिंग यूनिट कौन है, तो आप बताएंगे कि यही गोल्गी बॉडी है। अब दो महत्वपूर्ण चीजें और इससे जुड़ी हुई हैं गोल्गी बॉडी से। एक्रोसोम, देखो गोल्गी बॉडी का काम क्या बताया मैंने, कि एक जगह से दूसरे जगह जो जरूरत है उसको पहुंचाना, और कुछ एंजाइम्स के माध्यम से एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जिससे एक जगह से जो जो जरूरत के काम की चीजें हैं वो दूसरी जगह जाती हैं उन एंजाइम के माध्यम से, जिनसे जो चीजें हमारी कोशिका को जरूरत होती है वो पूरी होती है। ठीक है, अब देखो, इन दो शब्द हैं, एक है एक्रोसोम और एक है लाइसोसोम, ये दोनों आपने सुन रखे हैं। इन दोनों की जो फॉर्मेशन है यही गोल्गी बॉडी से ही जुड़ी हुई है। तो अब हम समझ लेते हैं एक्रोसोम और लाइसोसोम क्या होता है। पहले एक्रोसोम समझो कि एक्रोसोम जो है गोल्गी बॉडी को क्या काम करता है, रियल में अभी समझ में आ जाएगा। वो एक्रोसोम बनाता है, और एक्रोसोम क्या काम कर देता है, वही गोल्गी बॉडी तरीके का काम हो जाएगा। देखो, एक्रोसोम करता क्या है कि जो पुरुष और मादा होते हैं, नर और मादा होते हैं, वो जब मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जो पुरुष के जो सेल मतलब कि हिस्सा लेते हैं, उसको वो जो उसका जो स्पर्म सेल होती है ना, और जो महिला होती है उसकी ओयम होती है, तो उन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसमें गुणसूत्र किस तरीके के पाए जाते हैं? जो स्पर्म होता है, जो मेल का जो ऑर्गन होता है, उसमें जो स्पर्म पाया जाता है उसका जो गुणसूत्र किस तरीके, उसमें 22 तो मतलब कि ऑटोसोम्स हैं, और इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स या वाई एक ही पाया जाएगा, तो 23 होते हैं। 23 तो दोनों में है, टोटल तो 46 होंगे, क्योंकि लेकिन ये एक हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब है कि जो 23 हैं आधे हैं, ये पूरे युग्म में नहीं है। ये दोनों जब इस पर महिला और पुरुष का जो मतलब कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जब मिल जाते हैं, उससे जो सेल बनती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो एक जाइगोट बन जाता है। 23 इसके 23 मिलके वो 46 बना देते हैं। ये तो आपको बाद में बताऊंगा सारी चीजें, अभी बस कंफ्यूज मत हो। तो मैं बता क्या रहा था कि जो पुरुष की स्पर्म सेल होती है, ठीक है, उसकी जो टिप होती है ना स्पर्म की,
उस टिप में ये एक्रोसोम पाया जाता है और महिला का ओयम होता है। अब देखो जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, पुरुष और महिला के जो मतलब कि स्पर्म और ओयम का, तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो स्पर्म की टिप है ना, इसी पे जो एक्रोसोम पाया जाता है। और ये एक्रोसोम काम क्या करता है, ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है जो ओयम की जो दीवार है ना उसको तोड़ता है। अगर ये दीवार नहीं टूटेगी तो ये जो स्पर्म है अंदर जाएगा नहीं ओवम के, तो बच्चा कैसे मतलब कि निर्माण होगा। तो जब ये दीवार तोड़ने का काम जो करता है, स्पर्म की जो टिप पे पाया जाता है वो एक्रोसोम पाया जाता है, जो एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और ये जो विधि होती है इसको संवेष्टन विधि कहते हैं, ठीक है। तो जब ये जाइगोट जो ओएम का ये मतलब कि झिल्ली जो होगी उसको तोड़ देगा तभी अंदर जाएगा और फिर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और यही जाइगोट जब बनेगा तेज तेज तो ये 46 का एक मतलब कि यूनिट बन जाएगा और यही चल के आगे जो बच्चे बनते हैं। तो ये जो एक गुणी कोशिका थी इसको हम हैप्लॉइड बोल देते हैं, जनन कोशिका होती है। और जब ये क्योंकि ये तेज तेज है और जब ये 46 मिलके दोनों मिलके बना देती हैं जाइगोट को, तब ये डिप्लॉयड हो जाता है, इसको द्विगुणी कोशिका बोल देते हैं और यहीं से बच्चे का निर्माण होता है। तो एक्रोसोम का क्या काम करता है, जो ये स्पर्म की टिप पे पाया गया और टिप के माध्यम से ये जो ओएम की जो दीवार है उसको तोड़ता है और फिर जाके जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट की फॉर्मेशन एक्रोसोम से जुड़ी हुई है ये, और एक्रोसोम की फॉर्मेशन गाल्गी बॉडी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप समझ गए। और सभी जीवों का जीवन जो है एक द्विगुणी कोशिका जो जाइगोट से ही प्रारंभ होता है। सभी जीवों का जीवन जब फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके बाद जो संरचना का निर्माण होता है उसको जाइगोट बोलते हैं। और वो एक मतलब कि एक कोशिकी होती है और डिप्लॉयड होती है, मतलब उसमें गुणसूत्र महिला और पुरुष दोनों के मिला के 46 पाए जाते हैं और यहीं से किसी भी जीव का जीवन शुरू होता है। तो ये दिमाग में रखना है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बस एक एक्रोसोम बता रहा था। अब दूसरी जो संरचना जो इसी गोल्गी बॉडी से की मतलब कि जो जुड़ी हुई है, गोल्गी बॉडी से ही इसकी फॉर्मेशन होती है, तो ये देख लो वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के विषय में समझते हैं। लाइसोसोम क्या काम करता है यही तो हमको जानना है। देखो लाइसोसोम को जो है क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं ये एक तरीके से ये कोशिका की आत्महत्या की थैली है। तो इसको क्यों कहते हैं मैं आपको देखो समझाता हूँ एक एक चीज करके। एक तो पहली बात ये समझ लो कि जो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसका सिक्रीशन ये भी करता है। तो ये भी हाइड्रोलिटिक, ये सब गोल्गी बॉडी से जुड़ी हैं। तो गोल्गी बॉडी एक तरीके का मतलब कि एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसके माध्यम से दूसरी चीजें होती हैं। यही तो बताया कि जो जहाँ चाहिए वहां पे पहुंचाते हैं, वसा और प्रोटीन को पहुंचाते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन ये भी करता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। थोड़ा फैक्ट जान लो, इसकी खोज किसने की, डी डुए ने की। तो इसकी खोज किसने की, डी डुए नामक एक वैज्ञानिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। ये एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक होते हैं शरीर में उनको मारने का काम करता है। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, किसी भी तरीके का ऑप्शन बना सकता है, सबका मतलब एक ही है, लेकिन ऑप्शन किस तरीके का बनता है उसको तो हमको जानना है। इसको पाचक थैली बोल देते हैं। ऑटोफेजिक यूनिट ऑफ द सेल बोलते हैं, स्वभक्षण की इकाई बोल देते हैं। क्लिंजिक यूनिट ऑफ द सेल मतलब स्वच्छता की इकाई बोल देते हैं। तो ये सारे जो टर्म हैं ये किसके लिए आते हैं, ये लाइसोसोम के लिए आते हैं, ठीक है। अब देखो इसको ये पढ़ लो तब मैं इसको समझाता हूँ। लाइसोसोम का जो निर्माण है ये गोल्गी बॉडी से होता है। इसमें हाइड्रोलिटिक वर्ग के एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका में मौजूद किसी भी कार्बनिक पदार्थ का पाचन कर सकते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य अंतःकोश की पाचन है, ठीक है। अंतःकोश की श्वसन किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का था, लेकिन अंतःकोश की पाचन किसका है, लाइसोसोम का है। लाइसोसोम विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो है सामान्यतः संक्रमित कैंसर या वृद्ध या संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। लाइसोसोम की सबसे बड़ी जो संख्या है डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाइसोसोम पादपों में नहीं पाया जाता, उसमें पोलर कैप पाया जाता है, ठीक है। तो वो अब बाद में समझाऊंगा आपको। जीवाणु विषाणु से ये रक्षा करता है लाइसोसोम, ठीक है। रक्त स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन और ये एक जो मतलब कोशिका की मृत्यु जो एपोप्टोसिस बोलते हैं इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शुरू होता है। ये एक्स्ट्रा फैट है, इसको हटाओ भी। देखो अब मैं बता रहा, इसको आपने फैक्ट सारे में जो है कलेक्ट कर लिया। अब लाइसोसोम का काम बताता हूँ। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हम ग्लूकोज लेते हैं, खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और फिर वो ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज में जब टूटता है उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसका विघटन होता है और हमको हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब मान लो मैंने ज़्यादा खाना खाया, मैंने ग्लूकोज ले लिया डबल या मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ले लिया ज़्यादा। अब जो
ग्लूकोज जितना हमारी इस बॉडी को चाहिए होता है उतना ग्लूकोज तो हमारी बॉडी ले लेती है। बाकी जो ग्लूकोज है जो वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और बॉडी की लीवर है, मांसपेशियां हैं, इन सब जगहों पे जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है। वो क्यों स्टोर रहता है कि हमारी बॉडी को जब भी जरूरत पड़े तो वो फिर ग्लाइकोजन में मतलब ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं उसको, उसमें परिवर्तित करके फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, इसलिए बॉडी हमारी इनको इकट्ठा करके रखती है। अब देखो, मान लो कोई व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पे है या बहुत दिन तक खाना नहीं खाता है, तो वो जो मतलब कि एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है उसी को मतलब कि तोड़ तोड़ के हमारी बॉडी हमको देती रहती है। अब कोई लंबे समय तक उपवास रख गया, बहुत दिन तक खाना नहीं खाया, तो जितना ग्लाइकोजन था वो भी खत्म हो चुका। अब क्या होगा? तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे अंदर शरीर के जो फैट होते हैं ना, जो वसा होती है, जो चर्बी होती है, उसको काटना प्रारंभ कर दिया और उसके माध्यम से भोजन करने शुरू कर देती है। अब यहाँ तक तो ठीक है, बॉडी हमको पूरा मौका दे रही जीने का, अपनी बॉडी को सरवाइव करने का, कि तब जब तक तुम्हारी क्षमता है एक एक पार्ट को हम मतलब कि जैसे पहले हमने कार्ब्स खत्म कर लिए, उसके बाद जो है फैट आपका खत्म करेंगे, उसके बाद प्रोटीन का नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये काम होने लगता है। अब लंबे समय तक जो उपवास करेगा तो अब बॉडी के पास कुछ बचता नहीं है, तब बॉडी क्या करेगी? तो यही जो लाइसोसोम यूनिट है, ये क्या काम करती है, ये जो खराब सेल है उनको खाना शुरू कर देती है। उनको तो खाती ही रहती है, उसके बाद जो अच्छी सेल भी होती है ना उनको भी खाने लगती है। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये अपनी ही सेल को, ये अच्छी सेल को भी खाने लगती है, क्योंकि बॉडी की उस तरीके से जरूरत बढ़ती है, ये खुद को सुसाइड करने लगती है, मतलब कि खाने लगती है इसकी वजह से, क्योंकि शरीर को जो है जिंदा रहना है, एनर्जी की जरूरत है, तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल ये करती है। इसीलिए इसको बोल देते हैं क्लींजिंग, सफाई कर्मी बोल देते हैं, या मतलब ऑटोफेजिक यूनिट बोल देते हैं, या जो है मतलब कि सुसाइडल बैकअप बोल देते हैं। इसीलिए क्योंकि ये जो है मतलब एक तरीके से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका काम करती है। अब देखो, प्रतिरक्षा का जो काम करती है वो WBC करती है कि RBC करती है, हम आगे पढ़ेंगे जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, तो उसमें जो WBC है वो प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करती है। हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो सबको बूस्ट करती है। कौन? या हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कौन करती है? ये किसके द्वारा होता है? वो WBC के द्वारा होता है। तो WBC में किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी? इसी लाइसोसोम की संख्या ज्यादा हो जाएगी। RBC में इसकी संख्या होती ही नहीं है, तो ये दिमाग में रखना। तो लाइसोसोम भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, और हमारे शरीर की जो भी खराब सेल होती हैं उनको ये खाती रहती है जब तक इसकी क्षमता होती है। और फिर ज्यादा हो जाता है तो इसकी क्षमता से ज्यादा होने लगता है, तो ये अपनी वीक सेल को खाने लगती है, तब शरीर का हमारे विघटन होना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी खराब कोशिकाएं हैं उनको ये नष्ट कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ये हमारे शरीर का सफाई कर्मी है, इतना देख लो। ठीक है, जीवाणुओं से, विषाणुओं से सबसे लड़ता है। ये जो है पादपों में नहीं पाया जाता, उसमें दूसरी यूनिट पाई जाती है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये जो बता रहा था उसको भी समझ लो। हमारी बॉडी में जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन के रिजर्व प्रेजेंट होते हैं लीवर में, मांसपेशियों में, ग्लाइकोजन के रूप में। जब यह खत्म हो जाते हैं तो बॉडी फैट का यूटिलाइजेशन करती है एनर्जी के रूप में। इसके बाद लाइसोसोम सेल ETC को खाना शुरू करेगी एनर्जी की जरूरत के लिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज ये है, एक नोट है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? तो कार्ब्स में, उसके बाद वसा में, उसके बाद प्रोटीन में। तो जो वसा है इसको फ्यूचर फूड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे शरीर में जब तक पहले कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है उसका पाचन होता है, ग्लाइकोजन का होता है, उसके बाद जब हमारा शरीर कुछ खाता नहीं तो फ्यूचर के लिए जो हमारे पास भोजन इकट्ठा है वो फैट के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा है। ठीक है, तो ये समझ लो, इसीलिए इसको फ्यूचर फूड बोल देते हैं। तो ये जो लाइसोसोम यूनिट है वो भी आप समझ चुके हैं। अगला जो कोशिकांग है उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो अब राइबोसोम भी हम समझ लेते हैं, तो हमारा मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनेली वो भी पूरे होने लगेंगे। देखो, अब फिर इसमें हमारा जो पढ़ाई का तरीका है वो सेम है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग अलग करने वाला हूं मैं, कि एक एक चीज पहले फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद जो उससे जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट है उनको बता देता हूं। ठीक है, अब देखो, ये जो राइबोसोम है इसकी खोज किसने की? किसने की? इसका नाम है पैलेड। तो ये पैलेड ने इसकी खोज की, कि इसकी वजह से, इसलिए कि जो राइबोसोम होते हैं इसको पैलेड पार्टिकल भी बोल देते हैं। ये झिल्ली रहित संरचना होती है। मैंने जो कोशिकांग बताया था उसमें 3 तरीके की चीजें बताई थी। किसी किसी में 2 झिल्ली की संरचनाएं होती हैं, किसी किसी में 1 झिल्ली होती है, और किसी किसी में झिल्ली होती ही नहीं है। तो ये राइबोसोम जो है ये झिल्ली
रहित संरचना है, तो इसमें भी मतलब कि झिल्ली नहीं होती, इसमें बाहरी आवरण जो होता है वो नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने आरईआर बताया ना, तो उसमें क्या था कि वो राइबोसोम यूनिट जुड़ी थी और उसकी वजह से उसमें प्रोटीन बनता था। तो जो राइबोसोम है ना, देखो आरईआर में तो पाए जाते हैं। देखो आपको कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई राइबोसोम तो ये आरईआर में बता रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बता रहा था। तो देखो ये अगर कोशिका है हमारी ना, देखो आराम से समझो, हड़बड़ी तो है नहीं, आराम से एक एक चीज समझना जरूरी है ना, भागना जरूरी तो है नहीं। तो यहाँ पे केंद्रक है, ठीक है, ये हो गया। आर ई आर ऐसी संरचनाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है, ईपीआर जिसको बोलते हैं, उसमें आर ई आर शुरुआती में जुड़ी होती है, जिसमें राइबोसोमल मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम अटैच होता है। तो ये आप समझ गए। इसी में जो है जो मतलब कि प्लास्टिडेट संरचना होती है जो प्लांट सेल में पाई जाती है, उसमें एक जो प्लास्टिड में बहुत तीन चीजें पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना, हरित लवक जो होता है इसके अंदर, उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने पढ़ा उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो देखो तीन तो चीज में राइबोसोम पाए जाने लगे। और जो राइबोसोम बहुत सारे इस बाहर जो मतलब कि द्रव है जो साइटोप्लाज्म है, इसमें भी फ्री रूप में राइबोसोम बहुत सारे पाए जाते हैं। तो राइबोसोम एक तरीके का ऑर्गेनली है और इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन की अगर सिंथेसिस कहाँ पे होती है तो राइबोसोम के द्वारा होती है, इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण कार्य किसके द्वारा होता है? राइबोसोम की जो संरचना होती है उसके द्वारा होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब कि किन चीजों से मिलकर बना है? तो जो राइबोसोम है ये आरएनए से और जो प्रोटीन है इन्हीं से मिलकर बना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसी की वजह से इसको राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल या आरएनपी पार्टिकल बोल देते हैं। इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अब जो प्रोटीन बनाएगा वो शरीर को तो चलाएगा, माइलेज तो वही देगा। तो इसी वजह से इसको बोल देते हैं इंजन ऑफ द सेल। तो इंजन ऑफ द सेल किसको बोल देते हैं? तो राइबोसोम को। देखो एनर्जी वाला जो काम करता है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो वो आपको पावर हाउस ये अलग रखना है। इंजन किसको बोलते हैं? तो इंजन जो है पावर हाउस को भी मतलब कि चार्ज तरीके का करता है। तो इंजन जो बोलते हैं वो राइबोसोम को बोलते हैं। ये दिमाग में रखना। अगर ये दोनों में मतलब कि या मतलब स्पष्ट नहीं होगा ना, तो यहीं पे सवाल यही वाले गलत हो जाएंगे कि इंजन और पावर हाउस में, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना। इन्हीं आरएनए जो इसमें आरएनए पाया जाता है, इसी के द्वारा प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, ठीक है। और इसका जो राइबोसोम है इसका नामकरण किसने दिया? रॉबर्ट ने दिया। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है अभी और बता देता हूँ। राइबोसोम जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, हरित लवक में पाया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और देखो किस में पाया जाता है, ये जो है क्या कहते हैं, राइबोसोम किस में और पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, आरईआर में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है, ये भी आपको पता है। देखो ये जो मतलब कि राइबोसोम है ये दो प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का होता है। कोशिका को मैंने दो तरीके से बताया कि कोशिका जो होती है एक यूकैरियोटिक सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एक विकसित कोशिका होती है, एक अविकसित या शुरुआती कोशिका होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें पाई जाती है, ठीक है। उनमें जो कुछ जैसे बहुत सारे ऑर्गेनेल जो है उसमें नहीं होते, जैसे केंद्रक नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, लेकिन उनमें डीएनए और राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम के दो प्रकार हैं, एक 80S टाइप का है, एक 70S टाइप का है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है, जो मतलब कि परिपक्व सेल हैं, जैसे हमारी सेल हैं, ये परिपक्व सेल में आते हैं। जो यूकैरियोटिक है उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S टाइप का पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो छोटा होता है और वो 70S टाइप का होता है। एस क्या है? एस एक मापने की यूनिट है जिसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। और ये एक तरीके का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो एस क्या है? इसको राइबोसोम के मापने की यूनिट है कि ये 80S टाइप का है कि 70S टाइप का है। तो जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम था स्वेडबर्ग, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है, ये समझ लो। अब ये दो तरीके के मतलब कि जो यूनिट होती है राइबोसोम की वो दो जोड़े में होती है। जो 80S होगा ना ये 40S और 60S के जोड़े में होता है, मतलब कि दो प्रकार में होता है। और जो 70 होता है इसको जोड़ना मत कि 40 60 100 इस तरीके से नहीं होता, ये 40 और 60 के यूनिट में पाया जाता है। और जब जुड़ जाता है संश्लेषण के समय, प्रोटीन का संश्लेषण जब होता है उस समय ये जुड़ जाते हैं, तब इसको 80S बोल देते हैं। और इसी तरीके जो 30 और 50 है इसको 70S बोल देते हैं। ये जीवाणुओं में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में, इन सब चीजों में ये मतलब कि जीवों में ये पाए जाते हैं। मापने की यूनिट मैंने आपको बता दी। प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम की दोनों यूनिट जो है जुड़ जाती हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्र कोशिका के अंदर जो है, कोशिका के अंदर केंद्रक में होता है जो राइबोसोम का। और फिर वही जो है राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, मतलब कि किसमें, मतलब कि यही जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए के साथ मिलके, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना कि जो
राइबोसोम है उसका मेन काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। और ये जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब कि प्रोटीन निर्माण की जगह कौन सी है, वो राइबोसोम है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। तो सारा चीज एकदम स्पष्ट रखना कि किसको क्या बोलते हैं। अब फिर आरएनए वगैरह क्या होते हैं सब कुछ आगे हम पढ़ेंगे, मैं भाग नहीं रहा। आपको जो टर्म आ रहे हैं इनको सबको बताऊंगा, जो मतलब कि सामने आते जा रहे हैं उनको तो बताता ही जा रहा, लेकिन आगे भी जो आएंगे सब कुछ हम लोग अच्छे से स्पष्ट करते चलेंगे। तो अभी उसके विषय में घबराना नहीं है, जो आता जाए उसको बस पढ़ते जाओ भी तरीके से। तो देखो बहुत सारे ऑर्गेनेली हमने कवर कर लिए। हमने सेल वॉल कवर कर ली, हमने क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर ली, ठीक है। सेल देखो अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे। हमने सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है वो कवर किया। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है, या कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से ये कहते हैं, वो हम दोनों चीजें कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया कवर किया। उसके बाद हमने क्या कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने गोल्गी बॉडी भी कवर कर ली, गोल्गी बॉडी कवर कर ली। हमने ईपीआर कवर कर लिया, ठीक है, ईपीआर कवर कर लिया। उसके बाद हमने लाइजोसोम कवर किया, लाइजोसोम कवर कर लिया। उसके बाद हमने राइबोसोम कवर कर लिया। इतनी सारी संरचनाएं जो है सेल के ऑर्गन होते हैं वो हमने कवर कर लिए। अभी कुछ ऑर्गन और बचे हैं जैसे सेंट्रोसोम है, ये सब चीजें बची हैं, उनको भी कवर कर लेंगे तो हमारा सेल वाला जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। अभी देखो सेल पूरा नहीं हुआ, अभी सेल में क्या बाकी है, जैसे ऑर्गेनिल पूरे हो जाएंगे उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। और फिर एक अंतर होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो मैं जल्दी जल्दी बता रहा, एक झटके में उसका भी अंतर बता दूंगा, तब ये सेल वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोशिका से कोई सवाल अगर मतलब कि बचता है आपसे तब बताना, एक बार ढंग से पढ़ लो उसके बाद आप बताना कि मैंने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, क्या कोई चीजें छोड़ दी हैं, तब आप डिसाइड करना, ठीक है। अगला जो हमारा ऑर्गेनेली है, जो कोशिकांग है, वो क्या है, उसको बोलते हैं तारककाय, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल बोलते हैं। तो दिमाग में अभी रखो, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। देखो एक तो पहले इसके फैक्ट जान लो, जो हमारा पढ़ाई का तरीका है, ये झिल्ली रहित संरचना है। झिल्ली रहित संरचना का क्या मतलब है कि इसमें कोई भी आवरण जो है नहीं पाया जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और देखो और इसमें क्या है, एक मिनट, हाँ, तो ये झिल्ली रहित संरचना है। इसकी अब इसकी खोज किसने की, खोज किसने की, तो उनका नाम है, चाहे सेंट्रियोल की बोले चाहे सेंट्रोसोम की बोले, तो दोनों को याद रखना कि उसकी खोज किसने की, तो टी बोवरी नामक एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा ये खोज होती है। इसमें जो ये जो तारककाय है वो केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, जो उसमें क्या कहते हैं, जो यानी प्लांट सेल है उनमें ये जो तारककाय जो संरचना है, जो सेंट्रोसोम की संरचना है, ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल में इसी तरीके से, जैसे ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में इसी तरीके की एक संरचना पाई जाती है जिसको पोलर कैप कहते हैं। पोलर कैप वही काम करती है जो जो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम करती है, ठीक है। तो ये पोलर कैप एनिमल जो मतलब कि पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है। अब ये क्या काम करती हैं वो भी तो बताऊं आपको। ये जो है एक तरीके का लोकोमोटिव ऑर्गेनेली है। ये क्यों है अभी बता रहा आपको। देखो इसकी संरचना जो है ट्यूब्यूलिन जो प्रोटीन है उससे बनी होती है। केंद्र के पास एक तरीके का एक ये डार्क मतलब कि स्पॉट है, उसकी जो संरचना है ये एक डार्क स्पॉट की तरीके से है जो केंद्र के पास पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये टी बोरी जो है इसकी खोज करता है, केवल जंतुओं में पाई जाती है, झिल्ली रहित संरचना है, लोकोमोटिव ऑर्गेनेली है, ये तो सवाल नहीं बनेगा। इसकी संरचना जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। अब देखो ये किस तरीके का होता है, ये 9+0 टाइप का अरेंजमेंट होता है, केंद्र के पास स्पॉट टाइप का, इस तरीके से 9 मतलब कि गोले के रूप में इस तरीके से जुड़ा होता है। अगर इसको आप देखेंगे ना इस गोले को 3D मैप में, तो इस तरीके का दिखता है। तो इस तरीके की संरचना 9+0 अरेंजमेंट होता है। इसी को जो बोलते हैं ये ट्यूबुलिन फाइबर है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसी से मिलकर ये तारककाय जो मतलब कि सेंट्रोसोम है वो बना होता है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। ये मोटा मोटा फैक्ट जो होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि काम क्या करता है कोशिका में, ये काम क्या करता है, ये कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। अब कोशिका विभाजन क्यों करता है ये, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी तो हो। अब पता लगा कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो नई सेल कहाँ
कहाँ से बनेंगे? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो कैसे होगा? कोशिका का सिद्धांत ही यही है कि अगर कोशिका डेवलप मतलब टूटेगी नहीं, उससे नई कोशिका नहीं बनेंगी, तो शरीर का वृद्धि और विकास कैसे होगा? तो इसका काम कौन करता है? ये तारक काय करता है, सेंट्रोसोम करता है जंतु कोशिका में, और यही काम प्लांट सेल में कौन करता है? पोलर कैप करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तारक काय का जो मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, या कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला में बनाने में भाग लेता है। ये कोशिका विभाजन, ये जो एक तरीके का लोकोमोटिव ऑर्गेनल होते हैं जो एक पदार्थ को दूसरी जगह पे मतलब कि गति प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में गति प्रदान करते हैं। तो वही है सीलिया और फ्लैजिला, इनका दोनों का काम यही है। 9+2 ट्यूबुलिन फाइबर की तरीके से संरचना होती है इनको, इनके सपोर्टरी ऑर्गन जो है वही सीलिया और फ्लैजिला जो बताया, चप्पल जैसे संरचना जो है सीलिया की होती है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और फ्लैजिला जो होती है, फ्लैजिया जो होती है, ये 1 या 2 या मैक्सिमम 4 होती हैं, और इनकी जो लंबाई है ये कई बार कोशिका की लंबाई से भी ज़्यादा हो जाती है। इसके मतलब क्या है, अब ये कोशिका है तो उसमें ये केंद्रक है, तो इसमें जो ये फ्लैजिला है ना, कई बार इस तरीके से बहुत सारी संरचना पाई जाती है। तो अगर लंबाई में देखें तो इसकी जो मतलब की लंबाई है कई बार कोशिका की संरचना से भी बड़ी हो जाती है, ये कह रहा। और यही सब संरचनाएं मिल के क्या काम करती हैं? कोशिका का विभाजन करती हैं, कोशिका के विभाजन में हेल्प करती हैं। ये कुछ हेल्प करता है, ये कुछ हेल्प करता है, और फाइनली जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, इनके द्वारा कोशिका विभाजित होती है, डेवलप होती है, और फिर वो आगे के कोशिका में डिवाइड होती चली जाती है। माइटोसिस, मेयोसिस, कोशिका का विभाजन जो होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि जो तारक काय है, जो सेंट्रोसोम है, उसका क्या काम है, और जितने भी फैक्ट हैं उसके विषय में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब देखो अगला जो हमारा जो मतलब कि क्या कहते हैं ऑर्गेनली है, वो है प्लास्टिड। अब देख लेता हूँ कितना बड़ा है, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा जिससे फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, 40 मिनट का वीडियो बन गया है। अब हम इसको यहीं पे रखते हैं। अगला जो प्लास्टिड है ना, जो कोशिकांग है वो करेंगे, और उसके बाद जो कोशिका का जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उनमें कंपेयर करेंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसको भी हम मतलब कि बांट के देखेंगे, जिससे ये हमारा जो कोशिका वाला चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे 20 मिनट में कोशिका मैंने थोड़ा डिटेल पढ़ाया है, लेकिन कुछ भी चीज़ अगर नहीं छोड़ना होता है ना तो डिटेल पढ़ाना होता है। लिखने वाला काम सारा मैंने आपको आसान कर दिया है, क्योंकि आपको पीडीएफ दे दूंगा तो लिखना आपको पड़ेगा नहीं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। सिर्फ क्या करना है, कई बार रिवीजन करके याद करते रहना है, बस इतना आपका काम है। अगले एग्जाम तक ये कर लो, फिर आपका सवाल ना फंसे तब बोलना, ठीक है। जो मैं कह रहा बस उतना करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओगे तो मतलब कि सारे सवाल भी फंसेंगे और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, और मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, बाकी के जो चैप्टर है उनको डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अब मैं देखो मतलब कि एग्जाम भी पास आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा। प्लान चेंज करने में ये है कि बायोलॉजी एक तरफ तो आपकी चल ही रही है, बायोलॉजी की जो क्लासेस ये तो कंटिन्यू रहेंगी ही रहेंगी, 5 बजे शाम को लगभग मैं डाल ही देता हूँ। एक सुबह मैं सोच रहा कि क्लास रख लूँ मॉडर्न इंडिया की, उसके भी नोट्स बना रहा, तो मॉडर्न इंडिया की क्लास सुबह रख लेता हूँ, वो भी इसी तरीके के नोट्स होंगे। मेरे जो नोट्स होंगे सारे इसी फॉर्मेट में होंगे, कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ेगा मतलब कि छोड़ूंगा, और कोई भी जो है कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, और इतना स्पेस दूंगा जिसमें आपकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कवर हो जाए। आपको 50 नोट्स बनाने की ज़रूरत ना हो, इसको PDF को प्रिंट आउट कराओ और मतलब कि ढंग से पढ़ते रहो। तो मॉडर्न इंडिया शुरू करूँगा 9 बजे सुबह, तो 2 क्लासेस कम से कम देता रहूँ। और करंट अफेयर मैं आपको कह रहा, करंट अफेयर आप पढ़ते रहो, उसके जो करंट अफेयर के जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको बना के दूंगा। लेकिन 3 काम तो जरूर करते, 2 सब्जेक्ट और 1 करंट अफेयर, इतना लेके चलो। इतने इससे कम पढ़ोगे ना तो नहीं होगा। और पहली बात ये ध्यान में रखना कि जो पढ़ाई दे रहा है ना, इसको डेली बेसिस पे करना। अचानक से करोगे कुछ नहीं होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा ना आपको, फिर क्या करोगे, आप इसको छोड़ने में आ जाओगे। फिर क्या करोगे कि जो 20-25 पेज का नोट्स कहीं मिल जाएगा क्या, उसकी तरफ जाओगे, और उसमें से 2-4 सवाल फंसेंगे, उससे पास नहीं होगे। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा अब पास होने वाले नहीं हो, ठीक है। क्योंकि सवाल का नेचर देखो तब आपको समझ में आ जाएगा कि डिटेल पढ़ाई नहीं होगी तब तक हम पास नहीं हो पाएंगे। और अभी एग्जाम थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो। 72 BPSC है, अगले जो UP PCS आएगा, जो राजस्थान MP PCS कोई भी एग्जाम हो, तो थोड़ा डिटेल पढ़ लो। और इतना नहीं, डिटेल पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा, उतने ही टाइम पे जो ये 10 घंटा पढ़ाते लोग उसी को लिख के मैंने जल्दी से आपको खत्म करवा दिया है। तो इसको ढंग से पढ़ो, जिस तरीके जितनी इतना इफर्ट लगा रहा ना मैं इसको लिखने में, आपको अंदाजा नहीं है, आप नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए कह रहा कि इसको मैं PDF दे दूंगा, आप बस केवल आराम से लिख के
नोट्स, छोटे-छोटे नोट्स बना के इसको करते जाओ और बगल में इतना मतलब कि जगह है उसमें करते जाओ और आप मतलब देखना 2-4 क्लास 10 क्लास करो तब आपको कॉन्फिडेंस, मेरे बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। ठीक है? मैं ज़्यादा बोल दे रहा इधर-उधर की बातें, तो चलो मिलते हैं और इस नंबर पे क्या कहते हैं मैसेज करके, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही देता हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए नंबर दे देता हूँ जिससे नए लोग भी जुड़ जाएँ। तो 5679 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ ले लो और वहीं से मैं टेलीग्राम में जोड़ दूंगा आपको, जिससे ये पीडीएफ बार-बार आपको माँगने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।